हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की क्लास में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी रीड प्री क्लियर हो गई होगी और मेंस की तैयारी में आप धमाकेदार से जुड़ गए होंगे। और नहीं भी जुड़े हो तो साथ में मिलकर के आपसे अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और अब हम स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने हिंदी व्याकरण के बारे में हिंदी और भाषा के बारे में जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, यानी व्याकरण को पढ़ते क्यों है। कल ही मैंने बताया था कि व्याकरण को क्यों पढ़ते हैं। आज इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि व्याकरण को हम क्यों पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण, ठीक है। व्याकरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ते हैं व्याकरण? भाषा की शुद्धता के बारे में जानने के लिए, भाषा को शुद्ध करने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। हर एक भाषा की अपनी व्याकरण होती है भाषा को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। व्याकरण का जो छेद है वो क्या होगा? वि धन आकरण, विधन आकरण। तो जो ये विधन आकरण है, इसका अर्थ क्या होता है? भली भांति परिचित होना। क्या होता है? भली भांति समझना। क्या होता है? भली भांति समझना। व्याकरण का विच्छेद क्या होगा? विधन आकरण। इसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। व्याकरण जो है वो एक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। ग्रंथ कह सकते हैं इसको, पुस्तक कह सकते हैं, विधा कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं, ग्रंथ भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो व्याकरण है वो एक पुस्तक है जो हमें किसका? भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाती है हमें, ठीक है। तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसका अर्थ अगर हमें क्या प्रदान करता है? शुद्ध प्रयोग, लेखन और उच्चारण का ज्ञान करवाती है हमें। जो व्याकरण है वो किसका ज्ञान करवाती है? शुद्ध प्रयोग, लेखन और उच्चारण का ज्ञान करवाती है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा देखो इसकी। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है। व्याकरण कहलाती है। व्याकरण हमें किसका ज्ञान करवाती है? शुद्ध प्रयोग, उच्चारण और लेखन का ज्ञान करवाने वाली पुस्तक ही क्या है? व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा समझ में आ गई। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। अब हमारा टॉपिक आता है, तथ्य आता है अगला, वर्ण विचार। किसे कहा जाता है? वर्ण विचार। वर्णों के बारे में हम जानेंगे। वर्ण विचार किसे कहा जाता है? इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन और शुद्ध प्रयोग को वर्ण विचार कहा जाता है। व्याकरण तो जो है हमें भाषा की शुद्धता के बारे में बताती है, और जो वर्ण विचार है वर्णों की शुद्धता के कारण हम वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से उनका उच्चारण करेंगे, कहाँ पर उनका शुद्ध प्रयोग होगा, इस तरीके से हमें वर्ण विचार बताते हैं। ठीक है, अब वर्ण विचार के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्ण। वर्णों से क्या बनते हैं, वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द, और शब्द मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य। ऐसे ही तो बनते हैं ना, वर्ण, दो तीन वर्ण मिलकर के, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के क्या बनेंगे, शब्द, और शब्द मिलकर के क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जानने के लिए। वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण, इससे बड़ी शब्द, और इससे बड़ी वाक्य। अब इसे एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं हम। भाषा की, इसको दूसरा ले लेते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। क्या होती है, वर्ण। अभी बताया ना मैंने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। यहां से प्रश्न पूछने में थोड़ा सा ही बदलाव करता है, लेकिन हम हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आज हम अच्छे से समझेंगे, इसे रटेंगे कभी नहीं, अच्छे से समझेंगे इसको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अभी ऊपर क्या प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यहां पर क्या पूछ रहा है, मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। अगला प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। पहला प्रश्न बना भाषा की सबसे छोटी इकाई, दूसरा बना है मौखिक इकाई, तीसरा बना है लिखित इकाई। लिखित इकाई भी क्या है, वर्ण है। ठीक है ना, लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। इसके बाद में अगला तथ्य है भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब वर्णों का क्या अर्थ निकलता है, एक वर्ण लिखा है मैंने आपके सामने, क्या इसका कोई अर्थ है, बताइए इसका कोई अर्थ है, नहीं ना। तो यहां पर जो अर्थ निकलता है वो किसका अर्थ निकल रहा है, शब्द का। दो तीन वर्ण मिलकर के, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, तो उसका अर्थ क्या, उसका अर्थ निकलता है किसका। जैसे शब्द लिखा है मैंने आपके सामने कम, तो इसका अर्थ निकलता है ना कम के, यानी अल्प या थोड़ा, इसका एक अपना अर्थ है ना। तो यहाँ पर अर्थ जहाँ निकलता है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, शब्द। क्योंकि इससे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं निकलता,
है ना, तो शब्द का अपना अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई या बड़ा अंग क्या है? वाक्य। शब्द अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? शब्द, जिसका अपना अर्थ निकलता है। ठीक है, अब शब्दों को मिलाकर के सबसे बड़ी इकाई क्या बनेगी? वाक्य। शब्दों को मिलाकर, जैसे मैंने एक शब्द लिया आपके सामने कम, जिसका अर्थ निकलता है अल्प या थोड़ा, लेकिन मैं ये कहूँ कि आज मोहन ने दूध कम पिया है, ये एक पूरा शब्द है जो अपना पूरा अर्थ दे रहा है कि मोहन ने आज दूध कम पिया है ना। लेकिन मैंने जब कम शब्द ही दिया था आपको, तो इसका एक अर्थ निकल रहा था, तो छोटा सा अर्थ निकल रहा था कि अल्प या थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर वाक्य का पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये बड़ा अंग या वाक्य इस तरीके से पूछ सकता है, उसे क्या कहेंगे हम? वाक्य। इस तरीके से आपसे पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और मौखिक इकाई क्या है? बोलेंगे, बोल करके, तो क्या हो गई? ध्वनि। लिखित इकाई क्या हो गई? अब ध्वनि को हम लिखते हैं, तो जैसे मैं आपको लिख करके पढ़ा रही हूँ, वो क्या हो गया? वर्ण है। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर वर्ण का अर्थ नहीं निकलता, शब्द का अर्थ निकलता है, तो शब्द सबसे छोटी इकाई हो गई। और अगला है भाषा का कि अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी या इकाई या बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है वाक्य। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से इसे समझ लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के भेद। कितने भेद होते हैं? शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं ना स्वर व्यंजन। किसको कहा जाता है स्वर? बताओ, स्वर किसे बोला जाता है? वाग्यंत्र से निकलने वाली ध्वनि जो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहा जाता है। वाग्यंत्र से यानी हमारी वाक इंद्र, वाग्यंत्र का जो विच्छेद होता है वो होता है वाक इंद्र। वाग्यंत्र से निकलने वाली वह ध्वनि जो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी के सहारे के अपने आप मुख से बाहर निकलती है, उसे कहा जाता है स्वर। अब स्वर के बाद में है व्यंजन। पहला क्या है भेद? स्वर, और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। पता है ना किसकी सहायता से? जैसे क है, अब कैसे हम ए निकाल लेंगे तो ए तो क्या है? स्वर। अब क क्या बच गया? व्यंजन। तो यह हलंत क्यों कर रखा है? क्योंकि ये अधूरा है। किसके बिना? स्वर के बिना, है ना। तो स्वर के साथ में हमेशा
व्यंजन बोले जाते हैं। इसकी परिभाषा लिखो। वागेंद्र से निकलने वाली ध्वनि स्वर के साथ या सहारे से, स्वर के सहारे से मुंह से बाहर निकलती है। व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन जो है किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर के सहारे से बोला जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये स्वर के से बोल करके देख लो। कै, तो कै का जब हम उच्चारण करते हैं तो बोल के देखेंगे कै, ए का जो साउंड निकल रहा है लास्ट में, ए का साउंड निकल रहा है, जो ए है वो क्या है? स्वर है। जैसे चे, तो चे में भी ए का साउंड निकल रहा है, से में भी साउंड निकल रहा है ए का। तो ये जो किसके साथ सहारे से बोले जाते हैं? स्वर के सहारे से बोले जाते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे स्वर, ठीक है? पहले क्या पढ़ेंगे हम? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर इसके भेद पढ़ेंगे, है ना? स्वर हमने पढ़े हैं ए, छोटे बच्चों की तरह अब ए आई सीखेंगे दोबारा से। ए आ, ई उ री, ए आई ओ और औ, ये क्या है? स्वर हैं, ठीक है? ए आ ई उ री, ए आई ओ और औ, ये क्या है? स्वर हैं। इसके अलावा आप कहोगे कि मैम आपने अंग और अह ये तो दोनों लिखे ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्वर में काउंट नहीं होते, इनकी संख्या अलग से गिनी जाती है। सबसे पहले है री, जो बड़ा री है वो संस्कृत में चलता है, वो हमारे नहीं चलता हिंदी में। और एक है री, ये भी हमारे नहीं चलता, ये भी संस्कृत में ही चलता है। तो हमारे जो स्वर हैं हिंदी में उनकी संख्या कितनी है? 11, ठीक है? और संस्कृत में कितनी है? 13। ये दोनों और काउंट हो जाते हैं, री और रे, ये मिलकर के संस्कृत में हो जाती है इनकी संख्या 13, और हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। और अंग और अह, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, वो इसमें काउंट नहीं होते, इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है और पूछ भी सकते हैं कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2 और इनका नाम है अयोगवाह वर्ण, और ये है अंग और अह। अंग को क्या बोला जाता है? अनुस्वार, और अह को बोला जाता है विसर्ग, ठीक है? इनका उच्चारण सिर्फ स्वरों के साथ में कर सकते हैं, इनको स्वरों के साथ में लिख सकते हैं, व्यंजन के साथ में ये नहीं जुड़ते। किसके साथ में? व्यंजन के साथ में जुड़कर वहन नहीं होते। नाम में ही लिखा हुआ है अयोगवाह। ए का अर्थ स्वतंत्र तो नहीं होता, लेकिन अगर शब्द के साथ में जोड़ दिया जाए तो ए का अर्थ नहीं से लिया जाता है। योग यानी जुड़ना या जुड़कर, वाह यानी वहन। जो व्यंजन के साथ में जुड़ करके वहन नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण। इनकी संख्या 2 है, अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है?
आपको समझ में आ गए कि 11 स्वर जो हैं वो हिंदी में है कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हिंदी में है। री और री को मिलाकर के संस्कृत में 13 हो जाते हैं, और अंग और एह को नहीं गिना जाता स्वरों में, ये अलग है। अयोगवाह वर्ण इनको कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और एह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम स्वर के भेद। स्वर के भेद। सबसे पहले हैं उच्चारण के अनुसार। उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार है ना, इसमें से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा स्वर क्या है। अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से पूछते हैं। सबसे पहला है कंठे, कंठे स्वर। दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य। चौथा है ओष्ठे, कंठे, तालव्य, मूर्धा और ओष्ठे। कंठे यानी जिन वर्ण स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है ना। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है। वे कौन कौन से होते हैं? ए और आ। ए और आ जो है इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक है, इसके बाद में है तालव्य। एक बार इनको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। दूसरा है तालव्य। तालव्य का जो उच्चारण है वो तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। एक मिनट,
सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल था, वो लेना पड़ गया। इसके बाद में तालव्य स्वर हैं जिनका उच्चारण किससे होता है? तालु से। लिख सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण तालु से हो। वे कौन कौन से वर्ण हैं? ई, दीर्घ ई, ए और आई। ये 4 वर्ण हैं जिनका उच्चारण किससे होता है? तालु से। इसके बाद में अगला है मूर्धन्य या मूर्धा। किसे कहा जाता है? मूर्धन्य या मूर्धा, जिनका उच्चारण किससे हो? मूर्धा भाग से। मूर्धा कहाँ से होता है? जो जीभ को टच करके देखो, ऊपर की तरफ कठोर भाग है हमारे यहाँ, टच करके देखो कठोर भाग है ना, इसको मूर्धा कहा जाता है। यहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको मूर्धन्य बोला जाता है। जिह्वा के ऊपरी कठोर भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो क्या होते हैं? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य में कौन से वर्ण आते हैं? री। री का उच्चारण किससे होता है? जिह्वा के ऊपरी कठोर भाग से होता है, उसे कहा जाता है मूर्धन्य। अगला है ओष्ठे। ओष्ठे का मतलब क्या होता है? होठ। क्या बोला जाता है? ओष्ठे, होठ। वे वर्ण जिनका उच्चारण होठ से होता है उन्हें क्या बोला जाता है? ओष्ठ्य वर्ण। अब ओष्ठ्य वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये 4 वर्ण जो हैं वो किस में आते हैं? ओष्ठ्य में। इनमें से प्रश्न पूछा किस तरीके से जाता है? मान लीजिए आपके सामने कोई से भी वर्ण रख देंगे 4 ऑप्शन में और ये पूछ लेंगे कि इसमें से कंठ्य वर्ण कौन से है, तालव्य कौन से है, मूर्धन्य कौन से है, ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं। इसमें से इस तरीके से प्रश्न दे सकता है, पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। ठीक है, इसके बाद में अगले भेद पे बढ़ते हैं हम। दूसरा भेद है मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार मात्रा के अनुसार पहला है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोला जाता है और छोटा भी बोला जाता है, एक मात्रिक भी बोला जाता है। एक मात्रिक यानी एक मात्रा जिस पे लगती है, इसके अन्य नाम है ये लघु, छोटा या एक मात्रिक स्वर। ठीक है, जिनमें एक ही मात्रा लगती है। ये कौन कौन से वर्ण हैं? ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर जो हैं इनको ह्रस्व स्वर या लघु या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इसके बाद में है दीर्घ। दीर्घ को किस नाम से जाना जाता है? गुरु, बड़ा या द्विमात्रिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर यानी 2 मात्राएं जिस पे लगती है। अब 4 जो स्वर हैं, हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। अब 11 में से 4 स्वर तो हैं वो ए, ई, उ और री हैं। इसके बाद में जो शेष स्वर बचे हुए हैं 7, वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ में।
कौन कौन से बच्चे हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 स्वर जो हैं वो क्या हैं? दीर्घ या द्विमात्रिक। इनमें से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि इस निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन से हैं या निम्न में से दीर्घ स्वर कौन से हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगला है ओष्ठ की आकृति के अनुसार। ओष्ठ की आकृति के अनुसार। ओष्ठ यानी होठ। होठ हमारे किस प्रकार से खुलते हैं, किस आकृति में खुलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ओष्ठ की आकृति के अनुसार। इसके भेद कितने हैं? 2। एक है वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। इसको अवृत्तमुखी और इसको वृत्तमुखी भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा है वृत्ताकार की। वृत्ताकार होठों की आकृति, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो होठों की आकृति एक वृत्त के समान खुले। नाम से ही पता चल रहा है वृत्ताकार। तो एक नाम वृत्त के समान जब आकृति खुलती है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। परिभाषा लिख लो। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान हो, उन्हें क्या कहा जाता है? वृत्ताकार। और अवृत्ताकार किसे कहा जाता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह की आकृति, सॉरी, ओष्ठ की आकृति अवृत्तमुखी हो, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। वृत्ताकार कौन से हो गए? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो होठ हैं वो वृत्त के समान खुले। जैसे ऊ, अब ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तो होठ हमारे गोल से वृत्त के समान खुल रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ। इनका उच्चारण करके देख सकते हैं कि ऊ, ऊ, ओ और औ, इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे होठ जो हैं एक वृत्त के समान खुलेंगे। तो ये 4 वर्ण हैं वो किस में आ जाएंगे? वृत्ताकार में। बाकी शेष 7 वर्ण बचे हैं, कौन कौन से? ए, आ, ई, दीर्घ ई, री, ए और आई। ये किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार में। ठीक है,
वृत्ताकार में कौन से आ जाएंगे? ए, आ, ई, ए, सॉरी, री, ए और आई, ये वर्ण आ जाएंगे अवृत्ताकार वृत्ताकार स्वर में से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट भेद पे बढ़ते हैं आगे हम। जिह्वा की आकृति के, जिह्वा की क्रियाशीलता के अनुसार, जिह्वा की क्रियाशीलता के अनुसार, जिह्वा का मतलब जीभ, हमारी जीभ जब हम उच्चारण करते हैं ना तो किस प्रकार क्रियाशील होती है ना, उसके अनुसार कितने भेद होते हैं इसके? 3 भेद होते हैं। अग्रभाग यानी जीभ का आगे वाला हिस्सा, मध्य भाग जिह्वा का मध्यम हिस्सा, और पश्चे, पश्चे का मतलब होता है पीछे, जिह्वा का पीछे वाला भाग। वे वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा के आगे वाले हिस्से से हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अग्रभाग से। और मध्यम भाग जिह्वा के मध्यम हिस्से से, मध्यम भाग से जब उच्चारण होगा उनको क्या कहा जाता है? मध्यम भाग से क्रियाशील हुए। पश्चिम भाग, पश्चिम भाग पीछे वाले हिस्से से, जिह्वा के पीछे वाले हिस्से से, जिनका उच्चारण होता है ना वो कौन से कहलाएंगे? पश्चिम भाग से, है ना। अब अग्र भाग है उसमें कौन से वर्ण आते हैं, मध्यम भाग में कौन से आते हैं और पश्चिम भाग में कौन से वर्ण आते हैं? देखिए ए का जो उच्चारण है वो किससे होता है? मध्यम भाग से। ठीक है। अगला है अग्रभाग। अग्रभाग में अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो देखिए सबसे मध्यम भाग में पहले लिख लीजिए, फिर पीछे लिख दीजिए आ पीछे वाले भाग में, फिर इधर लिख दीजिए ई और दीर्घ ई। ठीक है। इसके बाद में इसके आगे लिख दीजिए उ और दीर्घ उ। ठीक है। इसके बाद में यहां लिख दीजिए ए आई और री। ठीक है। बाकी ओ और औ जो लिखते हैं वो अंत में पश्चिम भाग में, है ना। तो यहां पर देख लीजिए मध्य भाग में 1 हो जाएगा, अग्र भाग में 5 स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से? ई, दीर्घ ई, ए, आई और री। और पश्चिम भाग में भी 5 स्वर हो जाएंगे। वो कौन से हैं? आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये 5 इसमें हो जाएंगे। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के अनुसार 3 भेद हैं, अग्रभाग, मध्यम भाग, पश्चिम भाग। अग्रभाग से जो जिह्वा के से बोले जाते हैं, मध्यम भाग जो मध्य हिस्से से और पश्चिम पीछे वाले हिस्से से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनको पश्चिम कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। जो बाकी हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्याकरण के बारे में देख रहा है। व्याकरण का विच्छेद है वी और आकरण। भली भांति इसका हमें वी आकर इस तरीके से भी कर सकते हैं, वी धन आ धन करण।
कर्ण इसमें धातु है, ठीक है। इसका अर्थ होता है भली भांति समझना। ये एक ग्रंथ, पुस्तक, विधा या इसको रचना भी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? शुद्ध उच्चारण के लिए, लेखन के लिए और शुद्ध प्रयोग के लिए इसे प्रयोग में लिया जाता है। अब अगला है वर्ण विचार, जिसका प्रयोग भी शुद्ध उच्चारण, लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाने वाले वर्णों को ही वर्ण विचार कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी, लिखित इकाई वर्ण होगी और सबसे छोटी अर्थ के आधार पर शब्द होगी और सबसे बड़ी अर्थ के आधार पर वाक्य होगी। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे? जो बिना किसी सहारे के मुख से बाहर निकलते हैं, और व्यंजन स्वर की सहायता से बाहर निकलते हैं। स्वरों की संख्या 11 है हिंदी में। संस्कृत में री और ली को मिलाकर के 13 है। अंग और अह अलग वर्ण हैं जिनकी संख्या 2 है। अयोगवा है वर्ण, इन्हें कहा जाता है। उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद कितने हैं? 4। कौन से? कंठे, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ्य। कंठ से जिनका उच्चारण होता है ए और आ है। तालव्य ई ए ऐ जिनका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य जिह्वा के ऊपरी ठोस भाग से जिनका उच्चारण होता है वो है री। और ओष्ठ्य ऊ ओ और औ जिनका उच्चारण होठ से होता है। मात्रा के अनुसार दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में ए ई उ और री है और दीर्घ में है आ ई उ ए ऐ ओ और औ। 7 वर्ण इसमें हैं। ओष्ठ्य के अनुसार 2 प्रकार हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वर्ण में किसमें होठ जो है वृत्त के समान खुलते हैं और अवृत्ताकार में अवृत्त मुखी होते हैं, यानी वृत्ताकार नहीं होते। वृत्ताकार में उ ओ और औ है और अवृत्ताकार में ए आ ई री ए ऐ ये वर्ण आते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के अनुसार 3 भेद हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और री। मध्यम भाग में आ जाता है ए और पश्च भाग में आ जाता है आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये जिह्वा के 3 भेद हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।